थोड़ा सा सोसाइटी ने टैबू या उसको थोड़ा सा खराब समझा जाता है। कार्डियक अरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट। कार्डियक अरेस्ट इज जब दिल धड़कना बंद करते हैं। जब दिल धड़केगा नहीं तो फिर खून बॉडी को नहीं पहुंचेगा, दिमाग को नहीं पहुंचेगा। मुझे एक हार्ट अटैक हुआ, मुझे दूसरा हार्ट अटैक हुआ, सर्वाइव मैंने किया। बेसिक सिम्टम तो हार्ट अटैक का जो सबसे कॉमन है वो चेस्ट पेन है। हमारे माशरे में खवातीन आर नॉट एक्सपोज टू आउटसाइड स्ट्रेस इन अ वे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट आपकी सेहत हमारे साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज के टॉपिक पे जो कॉन्वर्सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ द हार्ट हेल्थ इन योर हैंड। और आज के टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन के लिए आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, अ वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट, वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर तैयब मोहिउद्दीन। लेट्स मीट एंड लिसन डॉक्टर तैयब मोहिउद्दीन। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच एरिक, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप सिर्फ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं, द बिजिएस्ट कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर प्रेशियस टाइम। प्लेजर इज माइन जी, आई एम हैप्पी टू बी हियर। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि आप दिल की बात नहीं बल्कि दिल के मुतल्लिक बात करने वाले हैं एंड आई बिलीव कि आज के इस सेगमेंट को हमारी नाज़रीन स्टार्ट से एंड तक कनेक्ट रहेगी और सुनेगी, क्योंकि आप बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं सर। बिल्कुल जी, हम दिल की बात दिल से करेंगे यस, ताकि नाजरीन का उसमें फ़ायदा हो। तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस, सॉल्व एनी मिथ्स और डिस्क्राइब एनी फैक्ट्स। सर, देखने में आ रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जो दिल के अमराज में मुब्तला अफराद हैं इनका ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है। क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं? बिल्कुल एरिक, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। आई थिंक फॉर अस एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज अ नेशन, मैं अपने साल का कुछ वक्त अमेरिका में प्रैक्टिस करता हूँ और वहाँ पे अगर हमें कोई 50 ईयर ओल्ड पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आ जाए तो वी कंसिडर इट एज अ यंग पेशेंट, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान जहाँ पे अगर कोई 25 या 30 साल का आए तो इट्स कंसिडर्ड एज यंग पेशेंट्स। सो आई थिंक देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 to 2 decades, 10 से 20 साल की उम्र में फ़र्क है एज में। सो इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जिसकी तरफ अगर हम सोचा जाए, देखा जाए तो बहुत सारे हैं। एक टोबैको का यूज़, स्मोकिंग, यूजिंग वेप, यूजिंग अदर फॉर्म्स टू यूज़ टोबैको हैज़ बिकम मच मोर प्रेवलेंट। इस टाइम हमारी सोसाइटी में उसका बहुत ज़्यादा उसकी प्रेजेंस पाई जाती है और इट्स लुक नॉट दैट बैड। लोग कहते हैं कि जी हम वेप कर रहे हैं या वी आर यूजिंग सम अदर फॉर्म ऑफ टोबैको। नंबर 2, लाइफस्टाइल हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली। पहले फास्ट फूड इतना अवेलेबल नहीं था। नाउ इट हैज़ बिकम्ड इकोनॉमिकल एंड मच चीपर देन कुकिंग एट होम। और जो हमारा लोअर सोशियो इकोनॉमिक तबका है वो भी खाना इस टाइम बाहर से खा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो दोपहर का खाना जब घर पे नहीं होते तो इंस्टेड ऑफ पैकिंग अ लंच, व्हाट दे वुड डू इज दे वुड ईट फ्रॉम आउटसाइड एंड दे वुड बी सर्टेन डील्स ऑनलाइन दैट इट वुड कॉस्ट देम लेस टू गेट इट फ्रॉम देयर। और ऑफ कोर्स जो फिर वो उसकी क्वालिटी या उसकी जो प्रेपरेशन है वो वैसी तो नहीं होगी और जाहिर है इफ इट टेस्ट सो गुड तो दे वुड हैव एडेड सर्टेन थिंग्स टू इट व्हिच मे बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। नंबर 3, आई वुड से कि असाबी तनाव, आपका जो स्ट्रेस है सोसाइटी में इस टाइम पे, वेदर इट बी सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेस है, सैलाब आ रहा है, लोगों की मुख्तलिफ तकलीफ़ है, एक अभी पेंडेमिक से पूरी दुनिया रिकवर की है, अब क्लाइमेट चेंज के चेंजेस आ रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स डू अफेक्ट एवरीडे पीपल। किसी जगह पे कोई जंग हो रही है, सो इन चीज़ों का डेफिनेटली एक मार्क आता है। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल आ रही हैं डिजीज़ जिसमें increasing prevalence of diabetes, as they said, Pakistan is one of the leader countries where there is diabetes presence of hypertension, and all of these would lead to जो heart disease जिसको हम आम तौर पे coronary artery disease कहते हैं, and it's becoming starting at a much younger age. सर, लाइफस्टाइल के बारे में आप बात कर रहे हैं और आपने बड़ा एक अलार्मिंग डिस्कस किया है डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स को। सो उसमें स्मोकिंग और वेपिंग जो है ये इट्स रियली वेरी अलार्मिंग कि वेपिंग लोग समझते हैं ये एक मिथ है शायद कि ये सेफ़ है इसलिए हम वेपिंग कर रहे हैं। सो हम स्विच कर रहे हैं स्मोकिंग को वेपिंग के ऊपर, ये उतनी ही डेंजरस है जितनी स्मोकिंग? एब्सोल्युटली जी, इसके अब बहुत सारे स्टडीज़ आए हैं दैट शोज अस के it's not what people perceive. दूसरा, अनफॉर्चुनेटली इसका जो एक्सेस है
दैट हैज बिकम वेरी इजी। तो कोई डॉक्टर के दफ्तर के बाहर बैठ के भी वेप कर रहा होगा तो उसको कोई रोकेगा नहीं। जबकि फॉर्चुनेटली थिंग्स हैव चेंज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान के तंबाकू नोशी में एटलीस्ट ये है कि अब उसको थोड़ा सा सोसाइटी ने टैबू या उसको थोड़ा सा ख़राब समझा जाता है। अगर कोई साहब सिगरेट पी रहे हैं, उसकी स्मेल आती है तो वो पीपल माइंड दे मूव अवे। बट वेपिंग हैज़ बिकम सो एक्सेसिबल कि आज जिस जगह हम बैठ के पॉडकास्ट करें तो हमसे 10 फुट दूर कोई वेप कर रहा होगा, हो सकता है उसकी हमें स्मेल भी ना आए। Yes. और वो आराम से कर रहा हो दफातर में बैठ के। लोग जहाज में बैठ के कई दफ़ा शुरू कर देते हैं ऐसी हरकत Exactly. करना। सो द access to that device has become very prevalent. और आपकी एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने पिक की है कि ऑनलाइन जो हम चीज़ें मंगवाते हैं वो आपकी स्ट्रेट लाइन करने के लिए मददगार होती हैं। स्ट्रेट लाइन लाइक के जब ईसीजी में हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन आ गई है तो वी थिंक के पेशेंट अब एक्सपायर हो गया है। सो ऑनलाइन हम खुराक मंगवाते हैं, रोगनी खुराक होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का बड़ा एक फैक्टर होता है। सर, कोलेस्ट्रॉल का कितना फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है दिल के मर्ज में मुबतला होने के लिए? कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। अब जो कोलेस्ट्रॉल आपका है वो खुराक से भी आता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी है बॉडी का, और बहुत सारी ज़रूरी नहीं कि ये कोलेस्ट्रॉल सिर्फ फैट से ही डिराइव्ड हो। ये आपकी बॉडी में लिवर का एक मेटाबॉलिक सिस्टम है जो काम करता है, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स को भी फैट्स की तरफ, स्टोरेज की तरफ ले जाता है। कार्बोहाइड्रेट से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है जो कि अगेन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। सो उसकी टेक्निकल डिटेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका एंड प्रोडक्ट लोगों को क्या पता होना चाहिए। ठीक है, यानी हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस कर रही है कोलेस्ट्रॉल को। देखें, आपकी जितनी बॉडी बनी हुई है ना वो सेल से बनी हुई है, और जो सेल की मेम्ब्रेन है ना उसको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। उसी तरह ब्रेन न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली बॉडी नीड्स कोलेस्ट्रॉल, बट इट हैज़ टू बी इन अ सर्टन प्रोपोर्शन, जिसके नंबर की प्रोपोर्शन है। और वो चेंज होती है कि एक पेशेंट है जिसकी उम्र 20 साल है और उसको कोई मसला नहीं है, एक पेशेंट है जिसकी उम्र 70 साल है, उसको दिल का आर्जा है, उसका बाईपास हुआ है, उसका फॉलेज है, उसके लिए वो नंबर्स फ़र्क हैं। तो वो हमारी गाइडलाइंस हैं जो डिक्टेट करती हैं कि क्या गोल है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल का। ओके, सो सर, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। व्हाट इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल? So good cholesterol is HDL, high density lipoprotein, and bad cholesterol is LDL, low density lipoprotein. तो उसमें ये है कि जो LDL है that kind of works in a way कि वो आपकी बॉडी की जो शरियानें हैं उसके अंदर जब as soon as a child is born शरियानें साफ हैं, with the period of time उसके अंदर थोड़ा सा ब्लॉकेज या एथेरोमा बनना शुरू हो जाता है, और ये बहुत अर्ली एज में पता लगता है। सो मच सो कि ये पता चला ऑटोप्सी रिपोर्ट से, जब अमेरिका की कोरियन वॉर हुई तो उसमें जो यंग लोग जिनकी उसके दौरान डेथ हुई वॉर के दौरान, तो जब उनकी ऑटोप्सी हुई तो उनकी ऑटोप्सी में भी उनको नज़र आया कि शरियानों में थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो गया हुआ था। एंड दीज आर वेरी यंग किड्स लाइक 19 year old, 20 year old. So that's where it all started कि this is a very process that starts from an early on age. Okay. तो उन शरियानों की जो लाइनिंग है उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट आना शुरू हो जाता है। इनिशियली ये सॉफ्ट डिपॉजिट होता है, इसको हम कहते हैं वल्नरेबल या सॉफ्ट प्लैक, फाइब्रोफैटी प्लैक। विद पीरियड ऑफ टाइम, विद हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये कैल्सिफाइड हो जाता है और ज़्यादा, और फिर एक सर्टन अमाउंट पे जब शरियान में वो ज़्यादा उसकी डिपोजिशन हो जाए, ग्रेटर देन 70%, तो फिर उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं कि छाती में दर्द आ सकती है, टांगों में दर्द आ सकती है चलने से, ब्रेन में फालज का अटैक आ सकता है, या वो प्लैक अगर रप्चर कर जाए, मीनिंग कि वो प्लैक एकदम से 50 या 60% से 100% पे चला जाए, तो मेजर हार्ट अटैक आ सकता है, जिसको हम ST एलिवेशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्टेमी कहते हैं। और उसकी एक प्रेजेंटेशन सडन कार्डियक डेथ भी है कि जब आप सुनते हैं कि जी यकायक किसी की डेथ हो गई, ज़रूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक से हो, वो कार्डियक अरेस्ट किसी और वजह से भी हो सकता है, बट बहुत सारी फॉर्म्स में इफ इट्स अ हार्ट अटैक, सो दैट्स व्हाट हैपेंड, पेशेंट हैड अ 50, 60, 70% ब्लॉकेज एंड द प्लाक रप्चर्स एंड इट गोज ऑन कि वो 100% ब्लॉकेज पे चला जाता है। सर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट के ऊपर आपसे दोबारा हम बात करेंगे। एक दोबारा हम इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, कि कहा जाता है कि जो शख्स बहुत मोटा हो, मोटापे की सूरत में, उसी का ही कोलेस्ट्रॉल हाई होगा। मिथ है या फैक्ट है? हाँ, मिथ है। आई वुड सजेस्ट कि कोलेस्ट्रॉल का हाई होना डिपेंड करता है कि आपकी खुराक कैसी है,
आपके लिवर का मेटाबॉलिज्म कैसा है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये नहीं देखा, कई बहुत सारे दुबले पतले लोग आते हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है। हाँ, ओबेसिटी इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर टुवर्ड्स हार्ट डिजीज, इट इज अ रिस्क फैक्टर टुवर्ड्स हार्ट डिजीज। नाउ चांसेस आर कि अगर कोई ओबीस है तो उसकी खुराक ज़्यादा मुरगन होगी और उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, बट दैट डज नॉट एक्सक्लूड कि एक दुबला पतला बंदा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्ड होगा। सो आई वुड नॉट उसको इस तरह कहते हैं कि हम उसको कर लें क्वांटिफाई। आई थिंक cholesterol should be checked with a lab test properly conducted, and that's how we know what your numbers are, and then that should be treated with जो हमारे certain risk calculators हैं उनके मुताबिक। सर इसके लिए क्या टेस्ट है स्क्रीनिंग के लिए अगर हम कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहते हैं? फुल लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, इसके लिए फास्टिंग चाहिए होती है? आप प्रेफरेबल है फास्टिंग कर लें। अब गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं, ज़रूरी नहीं है। ट्राइग्लिसराइड्स का अफेक्ट आता है, इसमें 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप कभी रिपोर्ट पढ़ें LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, तो उसके अंदर ये आ जाता है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स आर द वन दैट गेट्स मोस्ट अफेक्टेड बाय द फूड। सो अब गाइडलाइंस में फास्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर हमें एक्यूरेट चाहिए वैल्यूज़ तो आई थिंक फास्टिंग वुड बी अ गुड वे। और बहुत सारे ये पेशेंट्स ने अपने कुछ मजीद टेस्ट करवाने होते हैं जिनके लिए फास्टिंग शुगर वगैरह के लिए रिक्वायर्ड है, तो फिर हम कहते हैं वो फास्टिंग कर लें तो मुनासिब है। लेकिन बाय गाइडलाइंस एट दिस पॉइंट अगर हम फास्टिंग ना भी करें तो इट डज नॉट मैटर दैट मच। सर कार्डियोलॉजिस्ट जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड होते हैं, सो मेडिसिन्स दी जाती हैं, स्टैटिन्स मेडिसिन दी जाती हैं। सर क्या उन ड्रग्स को मुतवातिर यूज़ करते रहना चाहिए? उसमें इस तरह आता है कि जो स्टैटिन्स की प्रिस्क्रिप्शन है, इट डिपेंड्स कि पेशेंट का रिस्क प्रोफाइल क्या है। सो उसमें हमारा मुख्तलिफ स्कोर कैलकुलेटर्स हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं। कि CVD स्कोर कैलकुलेटर है, कुछ और हैं, यूरोपियन है, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रिस्क परसेंटेज कम्स फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, उसकी बुनियाद पे हम स्टैटिन प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको स्टेंट डला हुआ है, हार्ट अटैक है, बाईपास हुआ हुआ है, फालज है, उनको इरिस्पेक्टिव स्टैटिन्स दी जाती हैं। सो जो एक आम बंदे का गोल है वर्सेस एक बंदा जिसको स्टेंट डला हुआ है, उसमें बहुत फ़र्क होगा। और वो नंबर्स डिसाइड करेंगे उसका रिस्क फैक्टर। नाउ वी डू इनकरेज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दैट वुड बी डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस, बट अगर वो नंबर्स उस तरह अचीव नहीं हो रहे तो then we need some form of medication, and statins is the number one therapy at this point in time, or you can say it's the first line therapy. Let me rephrase, it's the first line therapy for us. So my one best friend ये मेडिसिन लेता है कोलेस्ट्रॉल की और बहुत मुर्गन ग़िज़ाएँ खाता है, और मैंने एक दिन उससे पूछा कि आप मेडिसिन भी ले रहे हो, सो कहता सो व्हाट, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ वो मेंटेन मेरा कर देती है कोलेस्ट्रॉल, तो मैं इनटेक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा। मिथ और फैक्ट? It's a myth, absolutely wrong. देखिए उसमें इस तरह है कि जो मुरगन ग़िज़ा वो खा रहे हैं उसका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पे इम्पैक्ट नहीं है, वो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर रही है जो कि कल को उसको डायबिटीज़ कर सकता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल से भी शायद बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो हो सकता है उसने अपना LDL तो कंट्रोल कर लिया बाय टेकिंग अ स्टैटिन मेडिकेशन, बट ही इज़ पुशिंग हिज बॉडी टुवर्ड्स अदर एलिमेंट्स। उसी तरह उस मुरगन ग़िज़ा में नमक भी होगा, उससे उसका हाई ब्लड प्रेशर होगा। अब वो स्टैटिन उसको हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो नहीं ट्रीट करेगी ना। उसी तरह उससे उसका वज़न बढ़ेगा जिसका उसके जोड़ों पे बोझ आएगा, उसकी बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन पैदा होगी जो कि ऑलरेडी हर बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करेगी। सो दैट्स एब्सोल्युटली अ नो नो। स्टैटिन मेडिकेशन इज़ नॉट an alternative to your bad eating habits in a way, and it should not be treated like that. Now definitely it would mitigate the risk from high cholesterol to some extent, but not all the risks would be totally addressed. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात हम बार बार कर रहे हैं। सर कोलेस्ट्रॉल अगर हाई हो सो उसमें वॉक करना, उसमें चलना फिरना, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर? देखिए उसमें हमारी जो बड़ी क्लियर कट है उसके अंदर डेफिनेशन, उसमें ये है कि जी आप 7 days a week 30 minutes और 5 days a week 45 minutes और moderate intensity. Moderate intensity is somewhere from like I would say 5 miles per hour के हिसाब से, that would be about I would say 7.5-8 kilometer per hour, which becomes like a light jog. तो आई थिंक उसमें कॉमन सेंस ये पेशेंट्स को हम बताते हैं कि भाई इतनी आपकी एक्टिविटी हो जिसमें आपका सांस फूले
और आपको पसीना आए। सर आजकल हमारे हेड ऑफिस में, हमारे अदारे हेड ऑफिस में एक अच्छी एक्टिविटी चल रही है स्टेयर्स चैलेंज पे, और उसमें वी क्विट एलिवेटर बिकॉज वी वांट टू एलिवेट आवर हेल्थ, और हम स्टेयर्स यूज़ करते हैं, और इसमें इवन सीईओ हमारे जो हैं वो भी स्टेयर्स यूज़ करते हैं। एंड यू नो कि हमारा हेड ऑफिस जो है वो बहुत सारी मंजिलों पर मुश्तमिल है, 11th फ्लोर तक जाना और स्टेयर्स पर जाना। सो हमने भी ये प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया है और हम स्टेयर्स को यूज़ कर रहे हैं। यानी माशाल्लाह इट्स अ ग्रेट एफर्ट जी। डॉक्टर सुहेल चुगताई साहब हमारे उस्ताद भी हैं, टीचर हैं हमारे, तो इफ ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑन दिस एफर्ट, तो दैट्स वेरी कमेंडेबल. So you think this is a healthy activity? Yes, absolutely. Now, I would definitely define this as an active lifestyle, but this would not replace the recommended amount or duration of exercise that's recommended. Okay. So, अगर आप दिन में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ऊपर, तो that's very good. It's adding on to your steps, flight of stairs, आपका heart rate ऊपर जा रहा है. बट ये वो 30 या 45 मिनट्स की रिप्लेसमेंट वुड नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स इट. ओके सर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाई ब्लड प्रेशर, ये क्या इनका रिलेशन है आपस में? सो जो दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और दोनों इंटरकनेक्टेड भी हैं. इंटरकनेक्टेड इस तरह है कि यू वुड मोस्टली सी पेशेंट्स जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी भी है, जिसको हाई बीपी हाई कोलेस्ट्रॉल है, दो आर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे कैन हैपन इंडिपेंडेंटली ऑल्सो. दैट डज नॉट मीन जिसको हाई बीपी हाई कोलेस्ट्रॉल होगा या वो. दूसरा है कि दोनों के रिस्क फैक्टर्स, जैसे आपने खुद ही डाइट की तरफ कहा, जी मेरा दोस्त है वो मुर्गन ग़िज़ा खा रहा है साथ में स्टैटिन ले रहा है, तो भाई उस मुर्गन ग़िज़ा में नमक भी मौजूद है तो बीपी भी ऊपर चला जाएगा उसका. उसी तरह अगर उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उसी सेडेंट्री लाइफस्टाइल से आपका हाई ब्लड प्रेशर भी आ जाएगा. So both of them are independent risk factor, but they are interconnected. Two words are very common, sir: heart attack and cardiac arrest. What is heart attack and what is cardiac arrest? So heart attack इस तरह है कि जब आपके दिल की एक शरेआन में तंगी आई और वो इस हद तक आई कि फ्लो सप्लाई काफ़ी हद तक रुक गई. अब उसके 3 कंपोनेंट्स हैं. एक है जिसमें 100% ब्लॉकेज आ जाए, ECG में बड़ा मेजर चेंज आए, क्रशिंग चेस्ट पेन है, उसको हम कहते हैं ST एलिवेशन MI, जिसके लिए बर वक्त एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करना, प्राइमरी PCI करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट फैसिलिटी इज़ नाउ अवेलेबल इन लाहौर एट सेवरल हॉस्पिटल्स, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट. उसकी सेकेंड फॉर्म है जिसको हम कहते हैं नॉन ST एलिवेशन MI या NST MI या नॉन स्टेमी. उसमें ये है कि शरेआन पूरी नहीं बंद हुई, बट उधर को क्लॉट प्लैक आया, दवा दी, खून चल पड़ा. और उसमें फिर यह है कि एंजियोग्राफी बर वक्त कुछ देर बाद हो जाए, 2 घंटे 12 घंटे बाद तक हो जाए, और वो उससे लेस इंटेंसिटी का है. उसमें हार्ट को डैमेज उतना नहीं होता जितना ST एलिवेशन MI में होता है. और उसमें ये होता है कि बर वक्त शरेआन खुलेगी नहीं खुलेगी, तो अगर वो बंद रहेगा क्लॉट, तो वो फिर हार्ट को डैमेज करेगा. तीसरी उसकी एक फॉर्म है अनस्टेबल एंजिना, जिसमें चेस्ट पेन हो रही है और ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट नॉर्मल है. सो ये हार्ट अटैक इज़ बेसिकली जहाँ पे आपकी ब्लड सप्लाई कम है, जिसकी वजह से दिल का पट्टा डैमेज हो रहा है, इन लेमैन्स टर्म. कार्डियक अरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट. कार्डियक अरेस्ट इज जब दिल धड़कना बंद करते. जब दिल धड़केगा नहीं तो फिर खून बॉडी को नहीं पहुंचेगा, दिमाग को नहीं पहुंचेगा, और इस सिचुएशन में पेशेंट की डेथ हो सकती है. नाउ हार्ट अटैक कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट. सो अगर आपकी शरेआन 100% बंद है, हार्ट को खून नहीं पहुंच रहा, दिल का पट्टे ने धड़कना बंद कर दिया, तो कार्डियक अरेस्ट हो गया. सो दैट इज वन फॉर्म of cardiac arrest, that is heart attack, that heart attack can lead to. Now there are other conditions that can lead to cardiac arrest. कि दिल की जो बिजली की तारों हैं उसमें एक इलेक्ट्रिकल करंट फर्क फॉर्म में आ गया, को मरूसी तौर पे पेशेंट को ऐसा मसला है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एरिदमिया हो गया, जिसको हमारी टेक्निकल टर्म एरिदमिया है, वो हो गया. नंबर 2 एरिदमिया, अगर पेशेंट को हार्ट अटैक पहले हुआ है, दिल का पट्टा डैमेज है, वहाँ पे स्कार बना हुआ है, तो वहाँ से एरिदमिया हो सकता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट. सो नॉट ऑल हार्ट अटैक्स लीड टू कार्डियक अरेस्ट एंड नॉट ऑल कार्डियक अरेस्ट आर फ्रॉम हार्ट अटैक. ओके सर, बड़ा ब्रीफली आपने एक्सप्लेन किया है डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक. सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि यंग एज में सर्वाइवल का रेट क्या है अगर किसी शख्स को हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है?
उसमें इस तरह है कि एक एब्सोल्यूट नंबर हम उसमें नहीं डिक्टेट कर सकते। ये है कि डिपेंड करता है कि किस शरेयान में क्लॉट आया है और उसकी किस जगह पे आया है। अब अगर जो मेन शरेयान एलएडी है, जिसको हम विडो मेकर कहते हैं, उसकी बिल्कुल जड़ पे क्लॉट आ गया है, तो कई दफ़ा पेशेंट may not even get time to get to the hospital. आजकल for the most part जिस तरह हमारी इस टाइम पे ट्रीटमेंट है लाहौर शहर में, मुझे यहाँ 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए लाहौर में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सीन ग्रेट इम्प्रूवमेंट्स। और इसमें आई वुड डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट का भी इसके अंदर, दो आई वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर, बट आई थिंक वी नीड टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। तो गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है बहुत ज़्यादा कि दे हैव एस्टैब्लिश्ड, तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, दे आर टेकिंग केयर ऑफ एमरजेंसीज for these patients. And same thing, the private sector has also risen towards it. So I think उसकी जो बर वक्त ट्रीटमेंट एक्यूट हार्ट अटैक की है, that has done wonders. और इसका जो रोल मॉडल था ना मुल्क में, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कराची ने ये मॉडल शुरू किया था, एंड देन रेस्ट ऑफ द कंट्री फॉलोड, एंड वी आर वेरी प्राउड कि हमारी स्पेशलिटी और हमारी फर्टर्निटी ने इस डिजीज़ की इस एक्यूट फॉर्म, जिसको हम ST एलिवेशन MI कहते हैं, लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट, को इस हद तक ट्रीट किया है कि वी आर सीइंग वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द सोसाइटी। सर, आई माई सेल्फ टेस्टिमनी, एट द एज ऑफ 33 years मुझे एक हार्ट अटैक हुआ, मुझे दूसरा हार्ट अटैक हुआ, सर्वाइव मैंने किया। सो यंगस्टर्स जो समझते हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मिथ और फैक्ट? मिथ। यंगस्टर्स को भी ये हो सकता है? एब्सोल्युटली। पाकिस्तान में तो देखें, हमने अपनी कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट ही पहले इस सवाल से किया था, तो इट्स फेयरली कॉमन। जैसे आपने कहा यू आर अ टेस्टमर, तो आप यहाँ जस्ट द फैक्ट दैट यू आर सिटिंग हियर, यू आर अ टेस्टमेंट दैट यू आर सिटिंग हियर एक्सप्लेनिंग, टॉकिंग टू मी आफ्टर सो मेनी years. I think it's about 10 years. Now I'm 48 years old. Yeah, 48. So it's about 15 years that you had the first episode. So back in the day, maybe like I would say 30-40 years back, things would have been different. अब with latest दवाइयाँ जो आ गई हैं, आप एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, यू आर मोर हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ योर डिजीज, सीइंग फिजिशियंस एंड एवरीथिंग, तो थिंग्स हैव चेंज्ड। सो बिल्कुल भी नहीं, और आई थिंक इट्स थोड़ा सा चेंज भी हो गया थॉट प्रोसेस। कुछ ऐसे 2-3 एपिसोड्स भी हुए हैं माशरे में और लोगों को पता चल गया है, तो अब बहुत सारे यंग लड़के भी आ रहे हैं। सर, बल्कि तो हमने गुज़िश्ता दिनों में एक कम उम्र टीवी स्टार थे, उनको कम उम्र की में ही हमने देखा कि उनको कार्डियक की प्रॉब्लम हुई है। सो बच्चा था वो, बच्चों में भी उसी तरह से है? देखिए, उसमें ये है कि वो जो बिल्कुल छोटा बच्चे हैं, उसमें हो सकता है कि ये कोई मौरूसी फ़र्क मसला हो, जेनेटिक मसला हो, जिसको हम एरिथमिया या चैनलोपैथीज कहते हैं, वो इशू हो। दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि ये वो वाला हार्ट अटैक है जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, या वो फ़र्क एक है। सो आई थिंक दिस हैज़ टू बी डिफरेंशिएटेड। बट अगर इस तरह के वाक़यात से सोसाइटी में थोड़ा सा स्केयर आ जाता है और लोग तंबाकू नोशी को क्विट करते हैं और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, तो एक अच्छी बात है। बट इट हैज़ टू बी डिफरेंशिएटेड कि दिस मे नॉट बी वो सेम चीज़ जिसके मुतल्लिक वो सोच रहे हैं कि ये वो शरियानों की तंगी की वजह वाला हार्ट अटैक है। दिस कुड बी कार्डियक अरेस्ट, जो मैंने दूसरा आपको पहला एक्सप्लेन किया है, फ्रॉम अदर कॉजेस। सर, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है अगर हमने ये देखना हो कि हमारा हार्ट हेल्दी है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं। सो अगर तो पेशेंट को सिम्टम्स हैं, लेट्स से मेरे पास एक पेशेंट है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, मेरी छाती पे दबाव आ जाता है। अब वो पेशेंट की एज है 30-40 years old, तो उसके लिए एक फ़र्क टेस्टिंग है। हो सकता है वी मे जस्ट डू प्लेन ओल्ड फैशन ट्रेडमिल टेस्ट, ETT, दैट कुड टेल अस। एक पेशेंट है जो 60 years old है, वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसको हाई कोलेस्ट्रॉल है, सेवरल रिस्क फैक्टर्स आर देयर। वो कहते हैं जी मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, मेरी छाती पे दबाव आ जाता है। उसके लिए फिर एक फ़र्क टेस्टिंग का टेस्ट है, उसमें हम न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट, थैलियम है, CT एंजियोग्राफी की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह एक पेशेंट है, वो कहते हैं जी मुझे तो बैठे हुए दर्द आ जाती है, खाना खाने के बाद आ जाती है, उसके लिए फिर हो सकता है फ़र्क है। एक पेशेंट है जो सिर्फ स्क्रीनिंग करना चाह रहा है, जो कहता है जी मैं चाहता हूँ, मुझे पता हो कि मेरा मुस्तकबिल में तो कोई हार्ट का मसला नहीं है, तो उसके लिए फिर टेस्ट फ़र्क है।
उसमें है आप सीटी कैल्शियम स्कोर करवा सकते हैं, आजकल फेयरली कॉमन। पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी ने पाक हेल्थ के नाम से एक बहुत बड़ी स्टडी भी कंडक्ट की है इस पे, एंड आई थिंक द रिजल्ट्स in my opinion, I think they should be out सॉरी soon टू or they इंटरप्ट should यू be सर, out. कैल्शियम स्कोरिंग बड़ा लोग फ्रीक्वेंटली करवा रहे हैं, तो कैल्शियम स्कोरिंग है क्या टेस्ट है? So कैल्शियम स्कोरिंग ऐसा टेस्ट है, यूजुअली इट शुड बी डन इन एन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। लेट्स से एक पेशेंट है, वो कहते हैं जी मुझे तो चलने फिरने से दर्द है, उसको तो एंजिना है ऑलरेडी, सो दे हैव एंजाइना और दे हैव हार्ट प्रॉब्लम प्रॉब्ली, तो उसमें कैल्शियम स्कोरिंग का इतना फायदा नहीं है। एक पेशेंट वो ऑलरेडी डायग्नोज्ड है डिजीज से। हाँ, एक पेशेंट वो अपने आप को स्क्रीन करना चाहता है। स्क्रीनिंग क्या मतलब होता है? स्क्रीनिंग होता है कि आपको पता है कि मुझे अभी डिजीज नहीं है, एटलीस्ट आपके इल्म में नहीं है, अब आप उसको स्क्रीन करना चाहते हैं, आप उसको पता करना चाहते हैं कि आपको ये मसला है या नहीं, तो उसमें आप कैल्शियम स्कोर करवाते हैं। इट्स अ प्लेन सीटी स्कैन है, डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्ट्रास्ट, इट्स अ वेरी सिंपल, इट कैलकुलेट्स द कैल्शियम स्कोर, और वो आपका जो नंबर आएगा उस पर डिपेंड करेगा। उस पर एज वाइज वो आपको परसेंटाइल देंगे कि आपकी एज और रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक आप इस नंबर में फॉल करते हैं। 100 से कम होना चाहिए, बट डिपेंड करता है। अब एक सर्टेन एज है, 25-30 साल 40 साल का है, तो उसका 0 होना चाहिए टेक्निकली, बट अगर वो एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा है तो फिर हम उसके मुताबिक, उस नंबर के मुताबिक और रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक उसको नेक्स्ट stage of testing, whether he needs now a CT angio instead of a plain calcium score, or whether he needs some other testing, वो advise करेंगे। I would suggest जो लोग अपना ये टेस्ट करवाना चाहते हैं, बेहतर है कि वो पहले किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मिलें। Okay. That's I would recommend, instead of just walking in and getting a CT calcium score or CT angios done. You know, every test comes with a certain repercussion. Exactly. आपको रेडिएशन एक्सपोजर है, CT एंजियो में आपको कॉन्ट्रास्ट डाई मिल रही है, हो सकता है वो आपके लिए बेहतर हो, बट उसका जो रिस्क बेनिफिट है वो आपका जो मुआलिज है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वही आपको बता सकता सर है। इस ट्रेंड को भी सेट होने की ज़रूरत है कि सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ ट्रीटमेंट जो हम कर रहे होते हैं, खुद से टेस्ट, एक तो पैसे का ज़िया भी होता है और दूसरा हम राइट डायरेक्शन में मूव नहीं करते। सो हमें नॉलेज के पास जाना चाहिए और राइट डायरेक्शन के साथ करवाने चाहिए। सर हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिक सिम्टम तो हार्ट अटैक का जो सबसे कॉमन है वो चेस्ट पेन है। Okay. सबसे कॉमन, बट दैट डज नॉट मीन ऑल द हार्ट अटैक्स कम विद चेस्ट पेन। दे कुड कम विद जॉ पेन, आर्म पेन, सांस की तकलीफ। Okay. So any of these symptoms I would recommend to get an ECG done. सर समटाइम्स एसिडिटी रिफ्लक्स की वजह से भी पेन होती है, सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि ये हार्ट अटैक की पेन है या एसिडिटी है? I would recommend ECG ओके होनी चाहिए। डिपेंड करता है, देखिए अब एक अगर को 25 साल का नौजवान है जो क्रिकेट खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है, तंबाकू नोशी नहीं करता, भाग दौड़ रहा है, उसको एसिडिटी हो रही है, तो आई थिंक इज ओके, प्रॉब्ली एसिडिटी होगी। वो एक पेशेंट है 55 साल उम्र है, तंबाकू नोशी भी कर रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, वो समझ रहे हैं जी मुझे एसिडिटी है, पता चले वो हार्ट अटैक 2 दिन चलता रहे, एंड देन ही एंड्स अप इन द हॉस्पिटल विद कार्डियक अरेस्ट। सो आई थिंक ही शुड गेट एन ECG डन। मर्दों का तनासब ज़्यादा है, एब्सोल्युटली जी। ख़वातीन को क्यों नहीं? मिथ और फैक्ट? It's a fact, and Okay. I think that's world over. ख़वातीन before their menopause sets in, they are kind of protected. ये अल्लाह की हिकमत है इसके अंदर। Their hormones protect them to one extent. Number 2, हमारे माशरे में ख़वातीन are not exposed to outside stress in a way. Fortunately, तंबाकू नोशी अभी भी पाकिस्तान में ख़वातीन में कम है। Yes. Though the new cases are much more in female world over. So although the number of smoking is going down, but the number of smokers in women are increasing world over. I don't know Pakistan के क्या statistics हैं. So ख़वातीन उस sense में भी थोड़ा सा यानी कि they are protected in that sense. So it goes both ways, but at a certain stage फिर ख़वातीन चूँकि इतनी एक्टिव नहीं है हमारे माशरे में, उनको वो एक्टिविटीज़ easily accessible नहीं है। Not everybody comes from that strata of the society जो बार पार्क में जाके या जिम में जाके जा सकें। बहुत सारी जगह जहाँ पे ख़वातीन का बाहर निकलना मुश्किल है, तो फिर उनको वो एक्टिव लाइफस्टाइल या वो चीज़ें उनसे अवेलेबल उनको नहीं है। सो बट डेफिनेटली इट्स मोर प्रेवलेंट इन मेल्स। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनको भी ज़रूरत है ख़वातीन को। एब्सोल्युटली जी, वो तो एक जनरल गाइडलाइंस है जो सारों को हम रिकमेंड करते हैं। बीमारी तो हर किस्म की है, शुगर भी है, अब ख़वातीन में शुगर मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा हो आदमियों से। सर वन पॉइंट आई वांट टू डिस्कस विद यू, आपने बताया कि ये किसी भी एज में बीमारी हो सकती है, यंग एज में भी है, ओल्डर एज में भी है। मैं अगर यंग एज में हूँ और मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ और मैं फुटबॉल
मैं बास्केटबॉल, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और उसमें मुझे नहीं पता कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या मुझे पहले स्क्रीनिंग करवानी चाहिए अपने हार्ट के मामलात को देखना चाहिए? नॉट नेसेसरली। अगर हम इस तरह करेंगे तो दैट वुड पुट इमेंस स्ट्रेन ऑन आवर हेल्थ केयर सिस्टम और उसकी एक सोशियो इकोनॉमिक रिपरकशंस बहुत ज़्यादा होंगी कि आप कहीं भी जिसने भी फुटबॉल खेलनी है वो जाके सीटी कैल्शियम स्कोर करवाए. सो द आंसर इज नो एट दिस पॉइंट. आई थिंक आपने पेशेंट को लेके चलना है या जो आपका सब्जेक्ट है उसको लेके चलना है. अगर तो आपका सब्जेक्ट है 50-year-old और उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग है या 60-year-old है तो फिर वो एक फ़र्क आई थिंक ही शुड डिस्कस विद हिज डॉक्टर. अगर आपका जो सब्जेक्ट है, पेशेंट है, वो 20-year-old है और उसको कोई मसला नहीं है तो इन दैट केस आई डोंट थिंक ही नीड्स इट. नाउ देयर इज़ अ ट्रेंड वर्ल्ड ओवर कि जितने भी हाई स्कूल में बच्चे कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में जाते हैं वो उनकी एक ईसीजी करते हैं स्क्रीनिंग के तौर पे. Now that has been a little controversial data. कई जगहों पे उसका बड़ा फायदा आया है कि they have picked up certain arrhythmias. जैसे hypertrophic cardiomyopathy की कुछ शनाख्त नजर आ गई. That's the number one cause of sudden cardiac death in high school children Western hemisphere में. गालबन यहाँ भी होगी चूंकि यहाँ पे इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑटोप्सीज नहीं होती तो पता नहीं चलता. तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकती हैं. लेकिन अगर आप इरिस्पेक्टिव कर दें तो इसका तो मतलब है कि अगर हमारी 22 करोड़ आबादी है और हमारी तो मेजॉरिटी यंग पॉपुलेशन है तो अगर सब ने जाना है, उसने हर एक ने डॉक्टर के पास एक टेस्ट करवा के एक एक्टिव लाइफस्टाइल, तो पेशेंट के लिए एक डिटरेंट हो जाएगा. एग्जैक्टली. आई थिंक पेशेंट अगर एक्टिव लाइफस्टाइल शुरू करे, एक्सरसाइज शुरू करे और उसको कोई सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको छाती में दर्द आ रही है, सांस की तकलीफ आ रही है, देन ही शुड सीक अ मेडिकल केयर. आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट सर, वर्क प्लेस पर, ऑफिस में या पब्लिक प्लेस पर या कहीं पे भी या स्कूल में अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आई वुड से कि पहली बात तो है कि आपको पेशेंट का हार्ट अटैक तो डायग्नोज नहीं होगा गालबन. आपको तो पेशेंट चेस्ट पेन कंप्लेन करेगा. तो मेरी रिकमेंडेशन होगी गो टू द क्लोजेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी, गेट अ ईसीजी डन. क्योंकि चेस्ट पेन की सिर्फ हार्ट अटैक वजह नहीं है, कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं. लंग्स में क्लॉट आना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मेन शरेयान जिसको शरेयान आज़म एओर्टा कहते हैं उसकी डिसेक्शन, उसमें टेयर आ जाना. अब अगर उसकी ट्रीटमेंट आप हार्ट अटैक की बुनियाद पे करेंगे तो वो उस मसले को ख़राब कर सकती है. कोई अगर मैदे की नाली का मसला है तो उसमें अगर आप खून पतला करने वाली दवा दें तो उधर, तो आई वुड सजेस्ट कि वो it should not be I think you should living in a big city like लाहौर जहाँ पे बेतहाशा अस्पताल मौजूद हैं या कोई क्लिनिक्स मौजूद हैं जहाँ ईसीजी हो सकती है या डॉक्टर्स मौजूद हैं. I think we should encourage public to go to the closest healthcare facility, preferably जहाँ पे कार्डियक सेटअप मौजूद हो. हाँ, अगर कार्डियक अरेस्ट है वो एक फ़र्क बात है, उसमें फिर बाय स्टैंडर्ड CPR का, यानी कि हम हार्ट अटैक को और कार्डियक अरेस्ट को करें. कार्डियक अरेस्ट का मतलब पेशेंट कोलैप्स कर गया, उसकी नब्ज नहीं है, उसमें फिर यह है कि वो बाय स्टैंडर्ड CPR करना या आपके पास वहाँ पे ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर होना, जिसको हम AED कहते हैं. बाहर के मुल्कों में आप एयरपोर्ट्स पे देखते हैं, हमारे भी गालबन एयरपोर्ट्स पे मौजूद है, पाकिस्तान में भी उसकी मौजूदगी, वो फिर एक फ़र्क तनाज़र में बात आ जाती है. उसमें फिर डेफिनेटली रोल है बाय स्टैंडर्ड का, मीनिंग एक आम शहरी का या जो भी वहाँ हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, टू हेल्प सेव दैट पर्सनस लाइफ. सो फर्स्ट एड में स्कूल्स हों या दफातर हों जी, या उसमें यह कि आप CPR की ट्रेनिंग करवाएं, टीचर्स को करवाएं, कुछ पियोन्स को करवा दें, आप अपने स्टाफ को करवाएं. एंड आई थिंक देयर इज अ मूवमेंट अराउंड. अब हमारे लाहौर शहर में बहुत सारे सेंटर्स हैं जो BLS और ACLS की ट्रेनिंग करवा रहे हैं. देयर आर सेंटर्स हियर हु आर रूटीनली और वो AHA से सर्टिफाइड हैं. ठीक है. इफ समवन हैज टेकन मेडिकेशन, वक्त पे शुरू कर दी उसने मेडिसिन, क्या उसकी हार्ट डिजीज का रिवर्सल होगा? Yes, उसमें ये है कि there are two things. One is prevention of progression. So that is number one key. Reversal भी मुमकिन है. उसके लिए आपको दवाई लेना, lifestyle modify करना. People have, there's lot of literature out there. बहुत सारे authors हैं बाहर के, डॉक्टर एसल्स्टिन हैं, डॉक्टर डीन ऑर्निश हैं, उनकी बुक्स हैं हार्ट डिजीज रिवर्सल पे. That comes with certain very, I would say, strict lifestyle, plant-based diet, very exercise, living in a less stressful society.
So people have proven the disease to reverse. So उसमें मुख्तलिफ examples हैं. American president है, President Bill Clinton. He's a cardiac patient, और I think he's a good example to mention here कि उनका bypass भी हुआ हुआ, stents भी डले हुए, and then modifying his lifestyle, he has proven कि जी he treated his disease with lifestyle management. So there are examples out there. अमली तौर पे उसको करना मुश्किल है, लेकिन it is possible. सर, इट्स अ वंडरफुल टाइम स्पेंड विद यू, और आपने बड़ी मुफीद बातें दिल के मुतल्लिक की हैं, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दिस कॉन्वर्सेशन विल चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ आवर पीपल. और थैंक यू सो वेरी मच सर, वंस अगेन आपका कीमती वक्त के लिए, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया. थैंक यू सो वेरी मच, और उम्मीद करते हैं कि आपकी इस मुफीद गुफ्तगू से आवाम को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा. ये You're welcome जी. नाज़रीन, इस प्रोग्राम के शुरू में आपकी सोच होगी कि हम अपने दिल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इस ट्रांसमिशन के बाद, इस प्रोग्राम की सारी गुफ्तगू सुनने के बाद, वो सोच आपका फ़ैसला बन गई होगी कि आपने अपने दिल को सेहतमंद रखना है. यही तो इस प्रोग्राम का मकसद था कि आपकी सेहत हमारे साथ. अपना ख्याल रखिए. नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे. थैंक यू सो मच.